हम्म, कक्षा 6 के अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। क्या आप जानते हैं? पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। 8000 मीटर के से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताओ। जैसे कि माउंट एवरेस्ट 8000 से ऊंचा है। केटू भी 8000 से ऊंचा है। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा कि चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ये डायग्राम में आप देख लेंगे। पर्वत श्रृंखला, नीचे वाले को घाटी, छोटे मोटे हैं तो पहाड़ी, और ऊंचे खाचे हैं तो पर्वत, और प्लेन है तो पठार, और पानी थोड़े मोड़े है तो झील, और नदी है तो नदी के बगल में सहायक नदी। और जब नदी समुद्र में मिलती है तो उसे मुहाने को, नदी मुहाने को डेल्टा कहते हैं। वितरित प्रायद्वीप जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। 3 तरफ से घिरा होता है, गलत थोड़ी सॉरी कहते हैं। स्थलीय संधि, तट, जल संधि, द्वीप, विभिन्न स्थल रूप दिखाए गए हैं। आपको अगले डायग्राम देख लेंगे। आओ कुछ करके सीख लें। पर्वत बनाना, आपको बहुत मात्रा में कागज़ चाहिए। कागज़ को मेज पर रखिए, कागज़ को अपने हाथों से दोनों तरफ से दबाइए, कागज़ को मोड़ पड़ जाएं तथा वे एक चोटी की तरह ऊपर की ओर उठ जाएं। इस प्रकार आपने एक पर्वत बना लिया। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने तथा टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के दूसरी सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूप को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ी बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी हुई बर्फ की जमी रहने वाले बर्फ की नदियाँ होती हैं जिसे हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खाड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहते हैं। ये वलित पर्वत हिमालय भूप्रपटी वलित पर्वत ऊपर वाला भाग को कहते हैं। क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागरों में स्थित मानाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है।
इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। एवरेस्ट शिखर से भी अधिक कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किमी में फैले होते हैं। हिमालय, अल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला हैं। चित्र 5.1 पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: बलित पर्वत, वसुंधरा पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा अल्प्स वलित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस। चित्र 5.1 के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है। इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भौसोत्थित पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंडों को उत्खंड हास्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रवणिका भ्रंश ग्रेबेन कहा जाता है। यूरोप की ईरानी घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से इनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृति के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ये आपके अरे भाई कैसे भाग रहे हो, सुनो तो थोड़े मजेदार कहानी है। देखिए, ये उत्खंड भ्रंश और द्रवणिक भ्रंश, नीचे वाले पोर्शन को द्रवणिक भ्रंश, जो ऊपर उठ गया उसे उत्खंड भ्रंश कहते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भौसोत्थित पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हास्टन तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रवणिक भ्रंश ग्रेबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र का उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत से नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान हैं। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल होते हैं? जम्मू कश्मीर पृथ्वी के प्रमुख स्थल हमने पढ़ रहा है आपका ज्वालामुखी, राख, भाप और गैस
युक्त घने बादल लावा बम निकलता है। किनारे से निकलती पिघली चट्टानों लावा कहलाती है। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख तथा लावा की परतों के जमने से होता है। अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण होता है। मतलब बहुत सारे दाब लगा दीजिए तो मैग्मा बन जाएगा ज्वालामुखी पर्वत। पठार, इस खेल का नाम बताइए। यही तो है, बर्फ पर खेला जाता है स्काइडिंग। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। इसका पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा की पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार 5 चित्र के 1 में दिया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भाग में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना तथा हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज की बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ये पठार रहा डायग्राम। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इसी प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है तथा खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। कई पठारों में तो रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब मैदान क्या होते हैं, मैदान के बारे में थोड़े से आपको दिखा देते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः माध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिला तथा तारांकित होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से पदार्थों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के मैदान तथा चीन के यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकान को बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें अरे रुक जा भाई, दौड़ मत यार। ये रही मैदान में महिलाएं
या लोग अपनी खेती कृषि कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि फैक्ट्रियाँ भी बनानी आसान होता है। मैदानों उगाना, घर बनाना या सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीके में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, अगर तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थलों को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना। ये गलत तरीका है, क्योंकि भाई उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण न करें। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हम प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इसी प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोगी के लिए नहीं, यह हमारा कर्तव्य है कि हमें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ये प्राकृतिक में एक प्रदूषित जल, ये रस्सी से बना पुल अरुणाचल प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं है। इन्हीं सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चित्र 1 से 10 को ध्यान से देखिए और प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य लिख लीजिए। चित्र 1, 2 तथा 7 में दिखाए गए मरुस्थल रूपों के नाम बताइए। चित्र 9 में दिखाए गए स्थल का उपयोग किस कार्य के लिए हो रहा है? चित्र संख्या 3, 6, 8, 9 में आपको कौन सी गतिविधियाँ दिखाई दे रही है, ये सारी को आपको बताना है। ये रहा चित्र 7, 5, 6, 7, 8। चित्र 4, 5 में किस प्रकार के घर दिखाई दे रहे हैं? चित्र 3 तक 8 में दिखाए गए जल क्रीड़ाओं के बारे में बताइए। चित्र 1 से 10 में दिखाए गए परिवहन के साधनों के बारे में बताइए। मानचित्र कार्य कर सकते हैं आप भी, कोई भी बच्चा कर सकता है।